जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, जो टॉपिक मुझे आज डिस्कस करना है वो है ग्रेडियंट का। अगर आप लोगों ने इसमें से कोई सवाल करना है तो कर लीजिए, मैं इसको वन बाय वन स्लाइड चला रही हूँ। जहाँ जहाँ जो चीज़ किसी को समझ में नहीं आई है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे पूछता जाए। ओके। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, आप लोगों ने यकीनन देखी होंगी। वो यही कि ग्रेडियंट जो है वो क्या चीज़ होती है, उसकी डेफिनेशन और उसका फार्मूला, इस फार्मूले के ज़रिए हम ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं। और उसकी एग्जांपल्स देखी थी मैकेनिक्स के अंदर भी। और उसके अलावा हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर जो है वो हमें कहाँ पर ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, हैंग हो गया था। जी, डेफिनेशन के ऊपर अब आ जाते हैं। डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी ग्रेडियंट की, वो यही बताई थी कि किसी जगह पर अगर कोई स्केलर क्वांटिटी चेंज हो रही हो तो जिस जिस डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम चेंज आता है, ठीक है, उस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम चेंज आता है उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो हम स्लोप निकालते हैं। आप लोग बहुत रुक रुक कर आ रहे हैं, बारी बारी आए जा रहे हैं, बीच बीच में विंडो खुल जाती है। जी, इस पेज पे कोई अगर सवाल करना हो आपको तो मुझसे कर ले। क्या चीज़ इसमें डेफिनेशन में कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो। मैंने आप लोगों के जो माइक हैं वो सबके सब म्यूट कर दिए हैं, तो अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो अपने आप को खुद ही अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अभी आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि हम किस क्वांटिटी को हम का स्लोप हम निकाल रहे होते हैं, तो ये स्केलर क्वांटिटी का ही स्लोप निकालते हैं। स्केलर क्वांटिटी के मैक्सिमम स्लोप को हम जो है वो ग्रेडियंट कहते हैं। जी, किसी स्टूडेंट को कोई सवाल करना है? ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन होती है वो ये होता है कि मैक्सिमम स्लोप ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, हमें जो है वो ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बता दिया है मैथमेटिशियंस ने कि हम ग्रेडियंट को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो डिफरेंट फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखा है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये आप लोग कहीं नोट डाउन कर लें, हमेशा हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें ग्रेडियंट निकालना होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ये जो नीचे गिवन है। ठीक है। और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कोई स्केलर फंक्शन किस फॉर्म में गिवन है। बाज़ दफ़ा मेंशन नहीं करूँगी मैं कि भाई स्केलर फंक्शन गिवन है तो ये किस फॉर्म में गिवन है। अगर इस तरह से लिखा हुआ होगा तो फ़ौरन आप समझ जाइएगा कि भाई ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें गिवन है स्केलर फंक्शन। अगर फाई इस तरीके से लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो आप फ़ौरन समझ जाइएगा ये तो आर थीटा और फाई में है, तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर गिवन होगा फंक्शन, फ़ौरन आपको खुद ही से देखना पड़ेगा कि अच्छा भाई ये जो है इसमें तो रो आ रहा है, जेड आ रहा है और फाई आ रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये सिलिंड्रिकल फंक्शन है, तो आप उसी के अंदर अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना इसको
इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ये वाला कार्टेशियन वाला, ठीक है। आपको खुद ही से पता होना चाहिए कि अच्छा भाई कार्टेशियन सिस्टम के अंदर 3 वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई जेड। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, रो, थीटा और फाई। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर 3 कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो रो, फाई और जेड 3 होते हैं, ठीक है। इसमें कोई किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया भी था कि ये जो हम बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज़ को डील करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर या हाइट या एनर्जी भी बहुत सारी तरह की हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो हो सकती है। तो बहुत सारी तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। तो हमें किसी रीजन के अंदर उनके चेंज को जो है वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि हम किसी रीजन में, किसी स्पेस में वो क्वांटिटी किस तरह से चेंज हो रही है। तो फॉर एग्जांपल एक जगह पर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर जा रही हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो एकदम से एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसका यूनिट जो है वो 100 जूल्स है या 100 यूनिट्स है, लेट्स सपोज। तो अगर यहाँ पर उसका एनर्जी जो है वो -100 हो रहा है, ठीक है, तो एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, 100 से -100 यूनिट्स। अगर ए से सी पॉइंट के ऊपर मैं जा रही हूँ, सी पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी चेंज हो रही है वो लेट सपोज जस्ट डिक्रीज हो रही है, 80 यूनिट्स हो रही है, यहाँ पे +80 यूनिट्स। तो यहाँ पे आप चेंज देख सकते हैं कितना आ रहा है, डिक्रीज तो हो रही है लेकिन जस्ट 20 यूनिट्स डिक्रीज हो रही है। तो बहुत सारी जगह पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम स्केलर क्वांटिटीज़ को एनालाइज करें कि वो रीजन में, स्पेस में वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। है तो वही क्वांटिटी, इस पॉइंट पे भी हम एनर्जी निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे भी हम एनर्जी निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे भी निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये चेंज हो रही है विद इन दिस रीजन, विद इन दिस स्पेस। तो फिर हम जो है वो हमें पता करना पड़ता है कि अच्छा किस जगह मैक्सिमम चेंज हो रही है, क्यों करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग देखें, कहीं हम लोग जो है वो स्केटिंग कर रहे होते हैं, आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। आइस स्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हिली साइड के ऊपर ज़्यादातर स्नोफॉल होती है, तो बहुत अप एंड डाउन जो है ना वो स्पेस होता है वहाँ पर। तो आप अपनी एक ऑब्जर्वेशन के तहत, अरे भाई यहाँ से मुझे नहीं स्लाइड करना है, ये तो बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है, मैं ऐसी जगह पर से उतरूँ, स्लाइड करूँ जहाँ स्लोप जो हो, यानी कि जो हाइट उसकी डिक्रीज हो रही है वो बहुत स्लो हो। या पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, स्लाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाइट जो है वो क्या चीज़ है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप जब नीचे उतरते हैं तो आप पहाड़ी से नीचे झांकते हैं सबसे पहले, और एक अपने माइंड में एक स्लोप कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा भाई मुझे इस जगह से नहीं उतरना है, ये तो बहुत एकदम से मैं नीचे गिर जाऊंगा। आप फिर ऐसी जगह को प्रेफर करते हैं जहाँ स्लोप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा होता है। तो हम जो है वो पहले अंदाज़ा ये कर लेते हैं कि मैक्सिमम कहाँ चेंज हो रहा है, फिर उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा भाई उसके हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता किधर चेंज हो रहा है। तो हम डेली लाइफ में ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये जो है हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, इस क्वांटिटी की, कि हम स्लोप निकालें, ग्रेडियंट निकालें किसी भी स्केलर क्वांटिटी का। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लें, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा रही हूँ। इस स्लाइड के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटीज किसी रीजन के अंदर जो है वो कांस्टेंट भी होती हैं, ठीक है। तो अगर जिस रीजन के अंदर कांस्टेंट हो रही हैं, तो वो जो कांस्टेंट लाइन है, ठीक है, जहाँ पर कांस्टेंट हो रही है हमारी क्वांटिटी, ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो किसी भी लाइन के अंदर, इन अ लाइन फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको कहूँगी कि ये मेरा कंटोर है। कंटोर इज यूज्ड फॉर लाइन, ठीक है, लेंथ एलिमेंट। अच्छा, किसी जगह पर जो क्वांटिटी है वो पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर भी कांस्टेंट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के ऊपर कांस्टेंट हो, तो वो किसी ना किसी पूरे सरफेस के ऊपर भी जो है वो कांस्टेंट हो सकती है। बेसिकली ये जो कंटोर है, ये कंटोर किसी भी एक सरफेस को ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो या तो आप सरफेस को कंसीडर कर लें या फिर आप कंटोर को कंसीडर कर लें। तो स्केलर क्वांटिटीज किसी सरफेस के ऊपर कांस्टेंट होती हैं, उसको हम कंटोर कहते हैं, ठीक है। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और किसी को कुछ पूछना हो तो इसमें से पूछ सकता है। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाती हूँ।
अच्छा, इसमें मैंने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए कि ग्रेडियंट का जो मतलब होता है वो 3 पॉइंट्स जो है वो आपको ज़हन में रखने पड़ेंगे कि ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है। एक तो मतलब ये होता है कि हम चेंज निकाल रहे हैं, चेंज यानी कि स्लोप निकाल रहे हैं। और कैसा स्लोप है? मैक्सिमम, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज आ रहा है, ये भी मैंने अभी पॉइंट एक्सप्लेन किया है। अच्छा, एक चीज़ ये मैंने बताई है कि ग्रेडियंट जो होता है वो हमेशा जो है वो किसी भी हमारे कांस्टेंट कंटोर के ऊपर या कांस्टेंट सरफेस के ऊपर जो है ना, हमेशा जो है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि ये मैक्सिमम चेंज है तो इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि ग्रेडियंट निकाल लें तो उसकी मदद से हम दूसरी डायरेक्शन के अंदर भी स्लोप्स मालूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैक्सिमम ही हमें ज़रूरत पड़ती हो। ठीक है, किसी डायरेक्शन के अंदर, जैसे मैंने भी पीछे एग्जांपल दी आपको कि किसी डायरेक्शन के अंदर मैंने एनर्जी की मेजरमेंट की है, जैसे ए से बी में मैं जा रही हूँ, मैक्सिमम चेंजिंग आ रही है 200 जूल्स। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो दिस इज द मैक्सिमम स्लोप। ठीक है, डेल्टा मैक्सिमम। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इसी डायरेक्शन में स्लोप चाहिए हो, 12 तो नहीं बजे, क्लास का टाइम होने वाला। हमें जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर भी। साजिद अपना 12 को माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो आप लोग सबके मैंने माइक म्यूट कर दिए थे, क्यों खोले? ठीक है, ये जो है हमें ए से, ज़रूरी नहीं है कि ए से बी में जाना हो, हमें जो है वो ए से सी डायरेक्शन में भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ए से सी डायरेक्शन में जब हमें जाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हम सी, ए से सी डायरेक्शन के अंदर एक वेक्टर डिफाइन करेंगे और फिर हम उसका यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे। लेट सपोज एन कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ये है, तो फिर हम इस डायरेक्शन में यानी कि सी डायरेक्शन के अंदर स्लोप जो है वो मालूम कर सकते हैं, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का डी यू बाई डी एक्स कह लें या डी आर कह लें। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर। और हम उसको लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी, लेट सपोज एनर्जी यूज सिर्फ मैंने रिप्रेजेंट की है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारी जो मैक्सिमम स्लोप था वो ये था, मैक्सिमम जो चेंजिंग आ रही थी वो ये आ रही थी, लेकिन हम जो इसकी मदद से जब हम इसका प्रोजेक्शन गिराएंगे इस डायरेक्शन में इस वेक्टर के ऊपर, तो फिर हम यहाँ का भी स्लोप मालूम कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के प्रॉब्लम्स भी जो है वो मैंने डिस्कस किए थे कि ये 3 तरह के प्रॉब्लम जो है वो क्लास में या पेपर में आ सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल एक आध दो मैंने साथ साथ करवाए भी थे। किसी को कोई सवाल करना हो तो कर ले इस स्लाइड के ऊपर। कोई क्वेश्चन किसी के जहन में आ रहा हो? कल कोई पूछ भी रहा था एक सवाल, कौन बच्चा था वो? मैंने कहा था ग्रेडियंट का मैं कल डिस्कस करने वाली हूँ, तो फिर आप मुझसे उस वक्त सवाल करिएगा। जी, आज वो कहाँ चले गए स्टूडेंट? मैम, जी बेटा। इसका जो ये थर्ड वाला पॉइंट है ये दोबारा समझा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है ना, ठीक है, इसके अंदर के वी कैन डिटरमाइन क्या है, हाँ, अदर स्लोप्स, वी कैन डिटरमाइन अदर स्लोप्स विद रिस्पेक्ट टू इट। यानी एक रीजन है, एक रीजन के अंदर लेट सपोज अब मैं हाइट ले लेती हूँ, दूसरी एग्जांपल कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरे समझ लो कि ये मेरी पूरी पहाड़ी है इस तरह से। तो इस जगह पर जो मेरी हाइट है ना वो ये है हाइट। ठीक है, इस जगह पर जो मेरी हाइट है वो ये है, और इस जगह पर जो भी मेरी हाइट है वो ये है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे इस जगह पर मेरी हाइट ये, लेट्स सपोज, ठीक है, ये पॉइंट, ये HEIGHT हाइट मैं भी ले रही हूँ, ये पॉइंट मेरा ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि मेरी हाइट में जो चेंजिंग हो रही है ए से बी में जाते वक्त वो ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा चेंजिंग हो रही है, लेकिन मैं अगर ए से सी में जा रही हूँ तो इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आ रही है। ठीक है, इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आ रही है, यहाँ से ज़्यादा चेंजिंग आ रही है। ये ग्राफ बनाते हुए तो ऐसा लग रहा है कि ए और सी में ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन बहरहाल मैंने एज्यूम कर लिया कि ए से बी में जो है ना वो ज़्यादा चेंजिंग आ रही है, डिफरेंस इनका बहुत ज़्यादा है।
तो डेफिनेटली ये जो ए से बी में जाते वक्त जब मैं स्लोप निकालूंगी तो ये मेरा स्लोप जो है यानी कि ये ग्रेडियंट ऑफ हाइट स्लोप होगा मेरा मैक्सिमम स्लोप। ठीक है, इसको मैं कह सकती हूँ मैक्सिमम स्लोप। और ये किस डायरेक्शन में होगा, ये किस डायरेक्शन में हो रहा है हमारे पास, ए बी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, यूनिट वेक्टर लगा दिया मैंने इसको, ये ए बी डायरेक्शन में मैक्सिमम स्लोप। लेकिन बाज़ दफ़ा मुझे जो है वो ए से सी में भी जाना पड़ता है। ठीक है, ए से ये मेरा पॉइंट ए था, ये बी था, अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम के लिहाज से देखूं तो सी, ए से सी में भी मुझे जाना पड़ रहा है। तो अब मुझे नज़र आ रहा है कि ए से सी में जाते हुए जो है ना इतना ज़्यादा स्लोप नहीं है, इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रही है। तो मुझे डिफरेंशियल क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ आर पोजीशन वेक्टर, यानी कि हम हाइट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए सी। ठीक है, ए सी के डायरेक्शन के अंदर। तो अब मुझे तो ये निकालना है, और मुझे क्या चीज़ पता थी, मुझे तो मैक्सिमम स्लोप पता था ए बी डायरेक्शन के अंदर। तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं एक फॉर्मूला लिखूँगी विच इज़ वॉट, ग्रेडियंट ऑफ एच डॉट और ए सी का यूनिट वेक्टर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा ग्रेडियंट था ए बी डायरेक्शन के अंदर, इसका मैंने क्या किया, प्रोजेक्शन गिरा दिया ए सी डायरेक्शन के अंदर। और अब जब मैं इसको प्रोजेक्शन गिरा दूंगी तो खुद ब खुद मुझे स्लोप पता चल जाएगा इन डायरेक्शन ऑफ ए सी। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है ना वो मैक्सिमम ही स्लोप मालूम करना हो, हम जो है किसी दूसरे डायरेक्शन के अंदर भी स्लोप मालूम कर सकते हैं। ये किसी दूसरे डायरेक्शन के अंदर स्लोप है, लेकिन अब हम इसको सिर्फ जस्ट स्लोप बोलेंगे, इसको ग्रेडियंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम चेंज नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम स्लोप जो है उसको तो हम ग्रेडियंट कहते हैं, और ग्रेडियंट मालूम करने के बाद ग्रेडियंट की मदद से हम किसी दूसरे डायरेक्शन के अंदर भी उस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। क्लियर हो गया आपको, या और जी कोई मैम। पॉइंट? ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? नेहा नाम है अच्छा मैम। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन कर रहा था, लास्ट क्वेश्चन मुझे याद है। क्वेश्चन था, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो था वो थोड़ा टॉपिक से हटके था मैम। अच्छा, ये ग्रेडियंट के टॉपिक से नहीं है? नहीं मैम। कोई सवाल कर रहा था कल बच्चा आखिर में, जिसको मैंने बोला था आप कल करना, कहाँ गया वो, कहाँ गायब वो हो गया? इलियास मेरे ख्याल से एमएससी का स्टूडेंट था इलियास ओहो, लाइट चली गई है। शायद। नहीं, मेरी लाइट चली गई है, ये बंद हो जाएगा। अच्छा मैम, मेरा सवाल तो सुन ले मैम, उसके बाद बंद कर हाँ हाँ दीजिएगा। हाँ, कर लो, पता नहीं कैसे चल रहा है ये। मैम देखिए मैम, हम अब तक जितनी भी हम लोग फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं ना मैम, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं मैम। अब अच्छा, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा मैम, अगर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी हम लोग करें तो हमें ज्यादा बेहतर समझ आएगा मैम। सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो ना हमें कुछ समझ आ रहा है ठीक से, ना हमें कोई प्रैक्टिकली कुछ हमें चीजें समझ आएंगी। अगर एक्सपेरिमेंट भी थोड़े हो जाते मैम तो वो ज्यादा बेहतर था। तो आप लोग क्या चाह रहे हो, लैब्स खुलवाना चाह रहे हो? मैम लैब्स की कंडीशन तो आप भी जानती है ना मैम, उसको खुलवाना और नहीं खुलवाना एक ही बात है। अच्छा चलो बेटा, ये जो है ना वो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं अभी दूसरे आर्बिट्ररी टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकती। अच्छा, मैम जी जी बेटा। मैम एक क्वेश्चन है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ ट्रू वेक्टर लेते हैं तो मैम इसकी रिजल्टेंट हमें स्केलर क्यों मिलता है? इसकी रिजल्टेंट हमें स्केलर क्यों मिलती है बेटा, इसका जो है ना वो जवाब ये है कि इसका जवाब ये है कि बाज़ दफ़ा हम कोई फिज़िकल क्वांटिटी निकाल रहे होते हैं, जैसे ठीक है, मैं निकाल रही हूँ वर्क डन, और वर्क डन का मैंने फॉर्मूला पढ़ा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा मुझे ये बात मालूम है कि ये जो वर्क डन होता है ना, ये वर्क डन होती है एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो क्या चीज़ है, स्केलर क्वांटिटी है। ये मुझे पहले से पता है कि एनर्जी को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात मुझे पहले से जो है वो पता होती है। बेटा अपने माइक बंद करो। तो अब जो है ना, अब मैं देखती हूँ कि ये इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला तो इसमें जस्ट फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है।
तो इसका मतलब ये है कि इसमें मैं दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मल्टीप्लाई करने के नतीजे में फोर्स मुझे पहले से पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पहले से पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकती हूँ। मैं इसको फिर वेक्टर फॉर्म में लिखती हूँ कि अच्छा भाई ये दोनों जब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और नतीजे में मुझे एक स्केलर क्वांटिटी हासिल हो रही है, तो मैं इसको एफ डॉट डी करके लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, वर्क डन आ जाए। तो हम ये बात कहते हैं कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है कि जो है ना, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में हमें स्केलर क्वांटिटी हासिल होती है। ठीक है, तो उसको आप डॉट प्रोडक्ट कह देते हैं क्योंकि उसकी एक अलग मैथमेटिक्स है कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाता है। तो फिर हमें उसको रिप्रेजेंट करने में आसानी होती है कि अच्छा भाई ये डॉट प्रोडक्ट है और जब हम इसको आगे कहीं जाके डील करेंगे, ठीक है, तो फिर हमें उसको उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। यानी कि जैसे अगर एफ है तो ये लिखा हुआ होगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ठीक है, डॉट, और डी डिस्प्लेसमेंट उसमें भी आपको लिखा होगा आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के। यहाँ पे जगह नहीं बची। तो फिर आप जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, आप जस्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के रूल के तहत, एफ एक्स आर एक्स, ठीक है, एफ वाई आर वाई प्लस एफ आर एफ जेड आर जेड। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि अच्छा भाई हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केलर क्वांटिटी आ रही है। तो जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा, इसी तरीके से मैं काबिल होऊंगा वर्क डन निकालने के। लेकिन एक तरफ हम वही क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं जिसको आप टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट डी, एफ डी होता है। यहाँ पर जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसमें आप लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा, और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसके अंदर आप लिखते हैं एफ डी साइन थीटा। ठीक है, जब तक आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स ना लगाएं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डिस्प्लेसमेंट के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। स्टूडेंट्स, मेरा जो टाइम है ना वो खत्म हो रहा है। ओके, जूम की मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी से मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो जब तक आप डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे कोई चीज़ रोटेट नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम वही क्वांटिटी एफ और डी ले रहे हैं, लेकिन हमें ये बात मालूम है कि अब हमें क्या क्वांटिटी डिफाइन करनी है, हमें टॉर्क डिफाइन करना है। तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, क्रॉस करके लिखेंगे। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना ये पूरे वेक्टर फॉर्म में, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है, क्रॉस, फिर डी का यूनिट आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के, आर वाई जे कहाँ चला गया, आर वाई जे प्लस आर जेड के। ठीक है, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग होगा। ये आई जे के आप उसको उस तरह से लिखोगे, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ठीक है, आर एक्स आर वाई आर जे। और जब यहाँ पर आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे इट वुड बी क्वाइट डिफरेंट इससे अगर आप कंपेयर करोगे। तो जब हम ये रूल नहीं है कि दो क्वांटिटीज को वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास स्केलर आ गया, दो को मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर आ गया, नहीं। हम फिजिक्स में ऑब्जर्व करते हैं कि हम जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर एक मिनट में पॉइंटर ले लूँ, कि यहाँ पर हम फिजिक्स में सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा भाई हम दो क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनकी डायमेंशंस पहले हम लिखते हैं। हमें पता चलता है कि इसकी डायमेंशन एनर्जी के बराबर आ गई। फिर हम देखते हैं अच्छा भाई ये एनर्जी स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है अगर, तो फिर क्या होगा, हमें उसको इसी तरह से करके लिखना होगा और कैलकुलेट करते वक्त फिर हमें आसानी हो जाएगी। इस तरह की कैलकुलेशन हम करेंगे तब हम करेक्टली एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम वही दो वेक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें पता है कि हम क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं, हम रोटेशनल इफेक्ट मालूम करना चाहते हैं। तो उस रोटेशनल इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। जब भी फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो उससे टर्न करना शुरू कर देती है वो ऑब्जेक्ट, तो हम उसको डिफाइन करते हैं एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन अब हमें पता है कि हम एफ इंटू डी से क्या हासिल करना चाहते हैं, टॉर्क। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी। ठीक है, यहाँ पर भी एफ एंड डी था, यहाँ पर भी एफ एंड डी था, लेकिन ये चीज़ हमें पहले से पता होती है कि हम क्या चीज़ हासिल कर रहे हैं। ठीक है, डायमेंशनली हम उसके चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, फिर हम कहते हैं अच्छा हम इसको क्रॉस करके लिखें या फिर इसको डॉट करके लिखें।
और फिर जब देखो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर ये चीज़ हासिल हो गई हमारे पास। जी अली, आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आपको क्लियर हो गया ये सवाल का जवाब? यस मिस, थैंक यू सो मच। ठीक है। मैडम जैसा आपने कहा कि जो वर्क है वो एनर्जी के इक्वल है, बेसिकली एनर्जी है, जी तो क्या ये जो वर्क एनर्जी के इक्वल माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है? माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट डायरेक्शन में करवा रहे हो। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर फोर्स है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन की डेफिनेशन बेटा चेंज हो जाती है, हर सब्जेक्ट के अंदर चेंज हो जाती है वर्क डन की डेफिनेशन। मिसाल के तौर पे अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रही हूँ ना, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जब वर्क डन की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि एफ डॉट डी। ठीक है, ये मैकेनिक्स में डेफिनेशन होती है एफ इंटू डी, लेकिन मैं इसको अगर क्या करूँ, एफ अपॉन ए कर दूँ और इस डिस्टेंस को डी मल्टीप्लाई बाय ए कर दूं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे पता चलता है कि ये एफ अपॉन ए तो प्रेशर है, डी इंटू ए तो क्या चीज़ है, वॉल्यूम है। तो वहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट लिखते ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन की डेफिनेशन के लिए, क्योंकि प्रेशर भी एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ जस्ट अ नंबर, वॉल्यूम भी जो है कि स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ जस्ट अ नंबर, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई वर्क डन की डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि हमने किसी कंटेनर के अंदर गैस बंद की हुई है, उसके ऊपर हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम में तब्दीली आएगी तो फिर हम कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन की जो डेफिनेशन है ना वो हर सब्जेक्ट के अंदर चेंज हो जाती है। अब अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अभी आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो वर्क डन की डेफिनेशन होती है वो हम डिफाइन करते हैं एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और उसके अंदर आप वर्क डन की डेफिनेशन ये पढ़ते हैं कि वर्क डन का मतलब ये होता है कि आपने अभी एक चार्ज रखा, फिर आप दूसरा चार्ज रख रहे हैं, फिर आप तीसरा चार्ज रख रहे हैं, तो आपको कितना वर्क करना है। ठीक है, या एक तरह से मैं ये कह रही हूँ कि मैं किसी भी, बेटा अपने माइक बंद करो ना, माइक बंद करो, सवाल पूछ के जो है ना वो माइक बंद कर दिया था। तो मैं ये बात मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है वो डिफाइन करती हूँ वर्क डन की डेफिनेशन। वर्क डन की डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये हो जाती है कि हम किसी भी जगह पर, एक जगह पर चार्ज स्टोर कर रहे हैं, तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टोर अ चार्ज इन अ बॉडी। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टोर अ चार्ज इन अ बॉडी, तो वर्क डन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अब हम क्या चीज़ स्टडी करना चाह रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर सिस्टम के अंदर, इट डिपेंड करता है। तुम अगर इलेक्ट्रॉन को एज अ गैस ट्रीट कर रहे हो, किसी जगह बहुत सारी इलेक्ट्रॉन गैस है और उसको तुम एज अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ट्रीट कर रहे हो, तो वर्क डन की डेफिनेशन ये होगी। अगर तुम जो है ना इलेक्ट्रॉन को ये देख रहे हो कि अच्छा भाई मैंने इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया और वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो फिर वर्क डन की डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये होगी। ठीक है, और अगर आप किसी इसी तरह का सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं कि जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर रहे हैं, कैपेसिटर के अंदर चार्जेस को स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पर वर्क डन की डेफिनेशन जो है वो ये हो जाएगी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टोर द चार्ज। ओके, तो वर्क डन की जो डेफिनेशन होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर चेंज होती है। तो आप अभी भी इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं लेकिन आप किसी और एस्पेक्ट में उसको देख रहे हो। ठीक है, ये जो वर्क डन की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी की लिखवाई है, क्योंकि मेरा ये वाला सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। आप लोगों को अगर ग्रेडियंट में मैंने आखिर में बताया था कि ये जो u होता है ना, अगर आप इसका ग्रेडियंट लेते हैं तो ये माइनस एफ ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूं तो यहाँ से मेरे पास ये चीज़ निकल कर आ जाती है एफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जो भी। ठीक है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो समझ आया फॉर्मूला, ये है वही फॉर्मूला। वर्क डन जब मैं थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई कर रही थी तब भी वही फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं, इसको याद रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम वर्क डन को जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिक्स में क्या कहते हैं कि हम किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अगर वो डिस्प्लेस कर रहा है तो इट इज द वर्क डन। सही समझ आ गया, क्लियर हो गया अली? कुछ कुछ आ गया, थोड़ा सा आ गया? जी मैम समझ आ गया, सही से समझ आ गया, थैंक यू। चलो चलो ठीक है, मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहती थी। कल एक बच्चा जो है ना वो क्वेश्चन पूछ रहा था ग्रेडियंट के हवाले से ही कि मैडम ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही ग्रेडियंट होता है, वो मुझसे पूछ नहीं रहा दोबारा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो मैं उसका भी जवाब दे देती हूँ, फिर मैं क्लास एंड करती हूँ, मेरी क्लास का टाइम खत्म हो रहा जी है। जी मिस, मैंने पूछा था।
कौन था वो बच्चा? आदिल एमएससी। आदिल जी। बेटा जी देखो, जी ये आप लोगों ने जो है ना वो पढ़ा होगा कि जब हम हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और मैं कोई भी फंक्शन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक ये फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, एक ये फंक्शन है स्ट्रेट लाइन, और मैं स्लोप निकालना चाहती हूँ। ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये 45 डिग्री के ऊपर जो स्लोप होगा वो क्या होगा? स्लोप होगा इसका 1, ठीक है, जो आप निकालते हैं ना y2 माइनस y1 करके डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। और या हम इसको सीधा सीधा कह सकते हैं, टेंजेंट भी कह सकते हैं, टेंजेंट थीटा। दोनों तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं, चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x, या फिर थीटा अगर आपको मालूम हो तो ये चीज़ निकल आती है हमारे पास स्लोप। ओके, तो ये वाली जो लाइन है जिसमें 45 एंगल बन रहा है, तो इसके अंदर स्लोप हमारा जो है ना वो 1 होता है। लेकिन बेटा आप लोग अपने माइक बंद करो ना। 2.5 किलो क्या मिल रहा है? 2.5 किलो। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला जो स्लोप है, ये स्लोप एक फ्लैट लाइन है। ये जो है वो एक फ्लैट लाइन है, इसके अंदर स्लोप क्या होता है? जिसने सवाल पूछा था आदिल, यस यू, लेट मी नो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। हेलो। हेलो जी बेटा बताओ। जी मैम, आप क्या स्लोप पूछ रही? सॉरी स्लोप आवाज। स्लोप स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है? Means this line का slope we have the dependent upon x into y depend upon into हाँ x। हाँ, तो इस लाइन का स्लोप पढ़ा है ना आपने? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, क्यों नहीं समझ आया? स्लोप, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? किसी और को पता है? स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन? 0। जीरो।